आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। EMRS PGT हिंदी की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए नए पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ शीर्षक पत्रकारिता से संबंधित विषय। इसके अंतर्गत 6वीं टॉपिक है रेडियो और दूरदर्शन के लिए लेखन। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं रेडियो और दूरदर्शन के लिए लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। रेडियो श्रव्य माध्यम है। कारण यह है कि श्रवणेंद्रियों के माध्यम से इसका आस्वादन किया जाता है। इस माध्यम में ध्वनि का बहुत महत्व होता है, क्योंकि रेडियो केवल श्रवण माध्यम है, इसलिए इसमें केवल ध्वनियों का बहुत महत्व होता है। ध्वनि, स्वर, शब्द के माध्यम से यह विधा श्रोताओं को उनके अनुकूल सामग्री को प्रस्तुत करती है। प्रिंट मीडिया और टेलीविजन माध्यम की तुलना में रेडियो माध्यम ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इसलिए इसमें विषय चयन से ज्यादा प्रस्तुति महत्वपूर्ण हो जाती है। मतलब टेलीविजन पर आप देखते हैं और प्रिंट मीडिया में आप पढ़ते हैं समाचारों को, परंतु जब आप रेडियो से कोई समाचार सुनते हैं तो केवल आपकी श्रवणेंद्रिय काम करती है, इसलिए श्रोता बहुत ध्यान से बातों को सुनता है, इसलिए वहां गलती करने की गुंजाइश बहुत कम होती है, बल्कि नहीं होती है, नगण्य होती है। इसलिए इसमें विषय चयन से ज्यादा प्रस्तुति महत्वपूर्ण हो जाती है। कारण यह है कि इसमें ध्वनियों के माध्यम से चित्र खड़ा करने की चुनौती भी होती है, क्योंकि आपको इस तरह से ध्वनियों का आदान प्रदान इस तरह से करना है, प्रदान ही करना है, आदान नहीं होता। ज्यादातर एक तरफ से ही केवल वो होता है, समाचार प्रस्तुतिकरण होता है, दूसरी तरफ से फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होते हैं, परंतु आधुनिक समय में तुरंत भी प्राप्त हो जा रहे हैं इंटरनेट की कृपा से। समाचार पत्र या पुस्तकें यानी प्रिंट मीडिया के बाद रेडियो सर्वाधिक पुराना उपकरण है। इसे सबसे ज्यादा चुनौती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिली। इसके बावजूद यह अपनी अंतर्निहित विशेषताओं के कारण यह माध्यम आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इसको चुनौती मिल रही है, लेकिन फिर भी आज भी रेडियो की प्रासंगिकता अपनी जगह बनी हुई है। रेडियो समाचार की संरचना में उल्टा पिरामिड शैली कहा गया। इस शैली में तथ्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। उल्टा पिरामिड शैली हम समाचार प्रिंट मीडिया में भी पढ़ चुके हैं, और उल्टा पिरामिड शैली आपका रेडियो समाचार संरचना में भी होता है। इस शैली में तथ्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसके बाद घटते हुए महत्वक्रम से अन्य तथ्य को रखा जाता है। जैसे सामान्य रूप से किसी कहानी में चरम बिंदु अंत में होता है, वैसे ही इस विधा में प्रारंभ में रेडियो लेखन में, जैसे सामान्य रूप से किसी कहानी में चरम बिंदु अंत में होता है, वैसे इस विधा में प्रारंभ में होता है। मतलब जब कहानी के क्लाइमेक्स में पहुंचती है तब दर्शकों की क्यूरियोसिटी ज्यादा बढ़ जाती है, परंतु रेडियो में इसका उल्टा होता है। रेडियो में सबसे मुख्य समाचार सबसे पहले बताना पड़ता है, ताकि श्रोता उसे सुनने के लिए पूरा समाचार सुनने के लिए वहां रुके और सुने। रेडियो लेखन में समाचार को 3 भागों में विभाजित कर देते हैं, जैसे इंट्रो, बॉडी और समापन। रेडियो में किसी खबर को 2 या 3 पंक्तियों में ही बता दिया जाता है, उसके बाद बॉडी में उसे विस्तार से ब्यौरे के साथ लिखा जाता है, इसके पश्चात खबर समाप्त हो जाती है। रेडियो लेखन के आवश्यक बिंदु। रेडियो लेखन अन्य माध्यमों से ज्यादा चुनौती भरा है। कारण यह है कि अखबार या टीवी चैनल के दर्शक वर्ग के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है या उसका स्वरूप निर्मित किया जा सकता है, लेकिन रेडियो के स्वरूप में रेडियो के श्रोता वर्ग में सभी वर्ग के लोग शामिल हैं और उनकी पहचान भी मुश्किल होती है। तो रेडियो लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। मतलब रेडियो पे हम ये डिटेक्ट नहीं कर सकते कि रेडियो चल रहा है तो उस समय वहाँ उसे कौन कौन सुन रहा है। बच्चे भी हो सकते हैं और वयस्क लोग भी सुन सकते हैं एक ही साथ। साफ स्टफ्ड कॉपी होनी चाहिए। रेडियो पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित होने से पूर्व समाचार वाचक उससे कई बार पढ़ने का अभ्यास करता है, इसलिए समाचार वाचक के लिए टाइप्ड और साफ सुथरी कॉपी तैयार की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वाचक किसी शब्द का गलत वाचन ना करे। दूरदर्शन पर समाचार के साथ चित्र भी चलता रहता है, इसलिए वहाँ थोड़ी बहुत गलती छुप जाती है, क्योंकि दर्शकों का ध्यान जो है चित्रों के साथ, शब्दों के साथ साथ चित्रों पर भी होता है, परंतु रेडियो में चित्र नहीं होते, सिर्फ शब्द होते हैं आपके। रेडियो पर केवल श्रव्य माध्यम होता है और श्रोता ध्यान पूर्वक सुनता है, इसलिए रेडियो पर गलती करने की संभावना नहीं होती है।
रेडियो लेखन के लिए समाचार वाचन के लिए तैयार कॉपी के संदर्भ में नियम यह है कि उसे कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। मतलब कंप्यूटर पर उसे ट्रिपल स्पेस में बड़े बड़े शब्दों में टाइप किया जाना चाहिए। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया जगह छोड़ना चाहिए तथा एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द ही रखने चाहिए। ये सब सावधानियां रखनी चाहिए रेडियो लेखन के समय। समाचार कॉपी लेखन के संदर्भ में स्पष्ट रूप से जांच लेना चाहिए कि जटिल उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर, अंक नहीं लिखने चाहिए जिससे वाचक को असुविधा हो। समाचार लेखन के संदर्भ में मतलब कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज्यादा कठिन शब्द हो उसे ना लिखा जाए और संक्षिप्ताक्षर लिखने से भी बचना चाहिए, बल्कि उसके जगह पर संक्षिप्ताक्षर के जगह पर पूरे शब्द को लिख देना चाहिए ताकि समाचार वाचक उसे सीधा पढ़ता चला जाए। अंक लेखन के संदर्भ में स्पष्ट रूप से ध्यान रखना चाहिए कि 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में मतलब 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में लिखना चाहिए तथा 11 से 999 तक के अंकों को अंक में लिख सकते हैं तथा 1000 से पुनः शब्दों में ही लिखना चाहिए। मतलब 1000 से बड़ी संख्या जब हो तो भी फिर से शब्दों में लिखना चाहिए ताकि समाचार वाचक जो भी है प्रस्तोता वो उसे उन शब्दों को तुरंत पढ़ ले, उसे समय ना लगे उसे जोड़ने घटाने में। अखबारों में जहां प्रतिशत और डॉलर जैसे संकेत चिन्हों से काम चल जाता है, वहीं रेडियो में प्रतिशत और डॉलर लिखना अनिवार्य होता है। मतलब हो सकता है अचानक पढ़ते पढ़ते ये सब सिंबल आ जाए और दिमाग में अचानक से प्रस्तोता के दिमाग में ना आए कि ये किसका चिन्ह है, इसलिए ये प्रतिशत और ये डॉलर का चिन्ह लिखने से अच्छा है कि आप प्रतिशत और डॉलर शब्दों में लिख डालिए। आंकड़ों के लेखन में विशेष रूप सावधानी रखनी चाहिए। आंकड़े तुलनात्मक रूप में पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल तथा उसी रूप में लिखने चाहिए जिस रूप में वो बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं। डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का नियम। रेडियो और प्रिंट मीडिया के डेडलाइन और समय संदर्भ में अंतर है। प्रिंट मीडिया में डेडलाइन जैसे स्पष्ट होती है वैसे रेडियो माध्यम में नहीं होती है। रेडियो समाचार लेखन में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह इसी सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, इस साल, पिछले रविवार इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार संक्षिप्ताक्षरों के प्रयोग में भी सावधानी बरती जाती है। इस संदर्भ में पहले तो इनके प्रयोग से बचना चाहिए या पहले इनका पूरा नाम लिख देना चाहिए, परंतु लोकप्रिय प्रसिद्ध संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है जैसे WTO, यूनिसेफ, सार्क, SBI आदि इत्यादि शब्द जो सभी लोगों को पहले से पता होते हैं आम तौर से। रेडियो एक दृश्यहीन माध्यम है, यह केवल श्रव्य संचार माध्यम है परंतु सर्वाधिक सुलभ साधन है। इसमें अदृश्य चुंबकीय तरंगों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजा जाता है, इसलिए आवश्यक है कि वे ध्वनियां आकर्षक हों ताकि वो श्रोताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकें। रेडियो प्रसारण नियमितता लिए होता है और उसकी निश्चित समय पर घोषणा की जाती है ताकि श्रोता उसे समय पर सुन सके और लाभान्वित हो सके। मधुकर गंगाधर के शब्दों में रेडियो के लिए लिखना मात्र व्याकरण नियंत्रित वाक्यों की रचना नहीं है, उसका अपना व्यक्तित्व होता है। रेडियो के अधिकांश प्रसारणों के लिए आलेख की अनिवार्यता रहती है। मूलतः रेडियो के संपूर्ण प्रसारण को 3 खंडों में बांटा जा सकता है, जैसे वार्ता, दूसरा है नाटक रूपक आदि और तीसरा संगीत रूपक आदि। रेडियो में नाटक रूपक, संगीत रूपक आदि को प्रसारित करने के लिए आलेख की आवश्यकता पड़ती है। नाटकीय पद्धति के प्रयोग के कारण आलेख निर्माण होता है, तभी विषय और प्रसंग की प्रस्तुति संभव है। आलेख की आवश्यकता संगीत में भी पड़ती है क्योंकि यहाँ शब्द ही आधार है, शब्द के बिना स्वर और साज का कोई महत्व नहीं होता है। रेडियो आलेख में विषय को भली भांति समझने के बाद योजनाबद्ध रूप से बातों को लिखा जाए, उसमें तथ्यों की प्रस्तुति और महत्व के आधार पर होनी चाहिए। दूसरा है आलेख लेखन के दौरान समय का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। फिर मधुकर गंगाधर के शब्दों में देखिए, कोई भी आलेख एक खास समय के लिए ही तैयार किया जाता है।
इसलिए निर्धारित समय के भीतर हम अपनी बातों को पूर्णता के साथ कारगर ढंग से कह सके, यह आवश्यक है और आलेख की आवश्यकता होती है। आलेख की प्रस्तुति में एक रूपता न हो, बल्कि उसमें उतार चढ़ाव और चरम सीमा की स्थिति भी हो। ऐसी स्थिति श्रोता को एक मानसिक यात्रा का आनंद देती है। आलेख में शब्दों की पुनरावृत्तियां सार्थक लगती हैं, लेकिन इससे प्रसारण अनाकर्षक हो जाता है। क्या होता है, आलेख जब रेडियो के लिए आलेख तैयार किया जाता हो तो उनमें शब्दों की पुनरावृत्तियां नहीं करनी चाहिए। सार्थक तो लगती हैं लेकिन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रसारण अनाकर्षक लगने लगता है। इसी प्रकार निरर्थक शब्द भी रेडियो आलेख के लिए उपयोगी नहीं होते, मतलब जिनका प्रयोग जरूरी ना हो उन्हें ना प्रयोग किया जाए। ध्वनि साम्य शब्दों के प्रयोग से भी दूर रहना श्रेयस्कर होता है, मतलब एक जैसे शब्दों को रखने से भी बचना चाहिए। रेडियो आलेख के लिए शब्द चयन। रेडियो आलेख के लिए जिन शब्दों का चयन किया जाए वे ऐसे प्रतीत हो मानो उन्हें बोला जा रहा है, किसी से बात की जा रही है, मतलब बातचीत की शैली में होनी चाहिए। रेडियो की बोलचाल की भाषा में उपर्युक्त, उक्त, निम्नलिखित, निम्नांकित, अर्थात जैसे शब्द नहीं लिखे जाने चाहिए। कौन कौन से शब्द? ये हम लोग ज्यादातर लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब लेखनी प्रिंट मीडिया में ये प्रयोग किए जा सकते हैं, पर रेडियो आलेख में नहीं प्रयोग करना चाहिए। ये शब्द हैं उपर्युक्त, उक्त, निम्नलिखित, निम्नांकित, अर्थात जैसे शब्द नहीं लिखे जाने चाहिए। रेडियो लेखन में ध्वनि प्रभाव। रेडियो संचार वास्तव में ध्वनियों का संसार है। इन्हीं ध्वनियों के माध्यम से श्रोता के मानस पर दृश्य निर्माण होता है। उदाहरण के लिए घोड़ों के टापों की ध्वनियां युद्ध क्षेत्र का चित्र श्रोता के सामने लाता है। मतलब अगर हमें युद्ध का वर्णन हम कर रहे हैं, किसी नाटक में नाटिका, कोई रेडियो नाटिका प्रस्तुत की जा रही है, तो उसमें घोड़ों के टापों की ध्वनियां जब आती हैं तो ऐसा लगता है कि युद्ध चल रहा है, युद्ध का दृश्य मानस पटल पर चलने लगता है। पंछियों की चहक का दृश्य मानस पटल पर साकार कर देती है। पक्षियों की जब चहक सुनाई देती है रेडियो पर तो ऐसा लगता है कि भोर सुबह हो गई है, सुबह का दृश्य सामने आ जाता है। श्रोता के मानस पर ध्वनियों के द्वारा चित्र निर्माण करने के लिए फेड आउट, अर्थात फेड आउट का अर्थ है तेज से धीरे धीरे मध्यम ध्वनि, तथा फेड इन, मध्यम ध्वनि से धीरे धीरे तेज ध्वनि का प्रयोग रेडियो में किया जाता है। ये सब बारीकियां हैं रेडियो लेखन के लिए। वास्तव में ये उपकरण समय की कमी अथवा दृश्य परिवर्तन को सूचित करने में भी उपयोगी होते हैं। कुछ ध्वनियां निम्नवत हैं, जैसे क्रिया ध्वनियां, जोर से चीजें पटकने, लाठी की ठक ठक, बर्तनों को पटकने की आवाजें आदि क्रोध के मनोभाव को प्रकट करती हैं। स्थल ध्वनियां, कुली की आवाजें, गाड़ियों के आने की उद्घोषणाएं आदि रेलवे प्लेटफार्म का दृश्य उपस्थित करती हैं। संगीत। रेडियो आलेखों में संगीत का संयोग नाटकीयता को उभारता है, पात्रों की मन स्थिति को, उनके भावों को उजागर करता है और आलेख को गतिशील बनाने में सहायक सिद्ध होता है। और भाषा। रेडियो पर ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जिनके शब्दों का अर्थ समझने में कठिनाई हो। अतः रेडियो आलेख में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो न केवल रोचक हो बल्कि सहज बोलचाल की भाषा में हो। किसी साहित्यिक कृति पर आधारित कार्यक्रम की भाषा तदनुरूप होती है। ये सामान्य श्रोता के लिए थोड़ी कठिन हो सकती है, लेकिन रचना के साथ न्याय करने के लिए साहित्यिक काव्य में शब्दों का प्रयोग आवश्यक होता है। जैसे उदाहरण देखिए, मतलब बहुत ज्यादा साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और कठिन शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, परंतु कोई साहित्यिक कृति हो जिसके साथ जरूरी हो तो आप वहां कर सकते हैं। देखिए, डॉक्टर रवि शर्मा मधुक द्वारा रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी के लिए किए गए रेडियो नाट्य का रूपांतरण अंश है। ये आपके लिए एक उदाहरण है रेडियो लेखन का, जो कि डॉक्टर रवि शर्मा मधुक द्वारा किया गया है और ये आधारित है रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी पर का एक छोटा सा भाग है। ये गंधमादन पर्वत पर पुरूरवा और उर्वशी हैं। ये दृश्य है। पुरूरवा, उर्वशी या गंधमादन पर्वत कितना सुरम्य है। जब से हम तुम मिले हैं न जाने कितनी बार रात्रि श्रृंगार कर आकाश में घूम चुकी है। उर्वशी, हाँ मेरे पुरु, जब से हम मिले हैं समय को जैसे पंख लग गए हैं। एक वह समय था जब मैं तुम्हें देखने के बाद वापिस देवलोक लौटी थी, तो न सूरज डूबने का नाम लेता था और न काल रात्रि बीतती थी।
अब देखिए, उपर्युक्त उदाहरण में ये अनेक संस्कृत में शब्दों का प्रयोग किया गया है जो किसी अन्य लेख के लिए उपयुक्त नहीं होते, परंतु रचना के साथ न्याय करने की दृष्टि से ये सर्वथा उचित है। क्योंकि ये रचना ऐतिहासिक पौराणिक काल की है, इसलिए इन शब्दों को रखना इस रचना के साथ, इस नाटिका के साथ आवश्यक होता है। इन सब के अतिरिक्त रेडियो आलेख में रोचकता होनी चाहिए, संक्षिप्तता रहनी चाहिए, मतलब बहुत बड़ा ना हो, नवीनता लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर बार बार आप एक ही चीज सुनाएंगे दर्शकों को तो दर्शक वर्ग बोर हो जाएंगे। श्रोता समुदाय की जानकारी होनी चाहिए, मतलब कुछ विशेष प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो विशेष वर्ग के लिए होना चाहिए। विविध विधाओं की जानकारी भी होनी चाहिए। अब कुछ रेडियो आलेख के लिए आचार संहिता भी है, ये भी जान जाइए क्या क्या होना चाहिए अभी तक हमने जाना, और क्या नहीं होना चाहिए ये भी जान लीजिए। किसी भी मित्र देश की आलोचना न की जाए रेडियो आलेख में, किसी धर्म व संप्रदाय पर आक्षेप न किया जाए, कोई अश्लील व मानहानि योग्य तथ्य न सुनाया जाए, हिंसा को प्रोत्साहित करने वाले या कानून और व्यवस्था के विरुद्ध तथ्यों की प्रस्तुति न की जाए, न्यायालय की अवमानना करने वाले तथ्यों की प्रस्तुति न की जाए, राष्ट्रपति, सरकार या न्यायालय की मर्यादा के प्रतिकूल कोई भी तथ्य, शब्द या वाक्य न हो, किसी राज्य, राजनीतिक दल अथवा केंद्र की आलोचना नहीं होनी चाहिए, संविधान के विरुद्ध कुछ भी न कहा जाए, कुल मिलाकर कोई भी अनैतिक, अमर्यादित और विधि विरुद्ध वक्तव्य न प्रसारित किया जाए। तो ये हो गया रेडियो आलेख। अब देखते हैं दूरदर्शन के लिए लेखन। ये एक ही टॉपिक में ये दोनों पॉइंट है, तो ये भी देखते हैं। रेडियो आलेखन समझ गए, अब देखते हैं दूरदर्शन के लिए लेखन। उपयोगिता की दृष्टि से देखा जाए तो दूरदर्शन मनोरंजन और शिक्षा का उत्कृष्ट साधन है। जब हम टेलीविजन दूरदर्शन के लिए लेखन की बात करते हैं तो इसमें दृश्य के साथ साथ श्रव्य दोनों इंद्रियां कार्य करती हैं। दूरदर्शन के लिए समाचार या आलेख लिखते समय ध्यान रखने योग्य है आपके शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हों। दृश्य यानी कैमरे के लिए लिए गए शॉट्स जिनके आधार पर खबर बुनी जाती है। टेलीविजन दूरदर्शन पर खबर दो तरह से पेश की जाती है। पहला, इसके शुरुआती हिस्से में जिसमें मुख्य खबर होती है, बगैर दृश्य के न्यूज रीडर या एंकर पढ़ता है। दूसरा हिस्सा जहां से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। इसलिए दूरदर्शन पर खबर दो हिस्सों में बटी होती है। दूरदर्शन पर खबर पेश करने के तरीके में लगातार बदलाव आ रहा है, इसलिए इसके लिखने के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें दूरदर्शन पर प्रचलित ढांचे या फॉर्मेट को समझना होगा। पहला देखिए, दूरदर्शन या टीवी पर खबरों के लिए विभिन्न चरण। दूरदर्शन पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। दूरदर्शन में भी ये सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों के पास पहुंचती हैं। ये चरण है, देखिए। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। मतलब फ्लैश आप लोग देखते होंगे, न्यूज चलती है तो बीच बीच में ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होता रहता है, तो वही इसमें कम से कम शब्दों में पहले एक सूचना, क्यूरियोसिटी जगाई जाती है दर्शकों के बीच में क्या ब्रेकिंग न्यूज है। ड्राई एंकर, इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता रहता है। अगला, फोन इन। इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर होता है और वहां से जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मिलती हैं वह दर्शकों को बताता रहता है। आपने ये भी चरण देखा होगा अगर न्यूज कभी भी सुना हो तो। एंकर विजुअल, जब घटना के दृश्य या विजुअल चित्र मिल जाते हैं तो उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी आरंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। एंकर बाइट अर्थात कथन। दूरदर्शन पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व है। टीवी पर किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ इस घटना के बारे में
प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। मतलब एंकर आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइव यानी कि किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाया जाए। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओवी वैन के जरिए घटना को सीधे दर्शकों को दिखाते और बताते हैं। एंकर पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती हैं। दूरदर्शन टीवी लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जहां जैसी जरूरत होती है वहां वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना है ताकि वह दूसरे दृश्यों से जुड़ सके। उसमें निहित अर्थ को सामने लाना है ताकि खबर के सारे आशय खुल सके। अक्सर दूरदर्शन पर खबर लिखने की प्रचलित शैली ही दिखाई पड़ती है। पहला वाक्य दृश्य के वर्णन से शुरू होता है, जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही ये सभा, या फिर झील में छलांग लगाते ये बच्चे। इस शैली में आसानी यह होती है कि बिना किसी कल्पनाशीलता के रिपोर्टर का बुनियादी अनुशासन यानी दृश्य पर लेखन निभ जाता है। परंतु यदि रिपोर्टर कल्पनाशील हो तो वह इन्हीं दृश्यों को अपने शब्दों में ज्यादा बड़े मायने दे सकता है। जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही ये सभा, इस सभा में लोग लाए नहीं गए, अपनी मर्जी से आए हैं। इसी तरह झील में छलांग लगाते बच्चों वाली रिपोर्ट के लिए इन दिनों तेज गर्मी से निजात पाने का एक तरीका ये भी है। ऐसे शब्दों को इस्तेमाल कर सकता है रिपोर्टर। टीवी पर सिर्फ दृश्य और शब्द नहीं होता, बीच में होती है ध्वनियां। टीवी पर दृश्य और शब्द यानी विजुअल और वॉइस ओवर के साथ दो तरह की आवाजें और होती हैं। एक तो वे कथन जो बाइट को खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और दूसरी वे प्राकृतिक आवाजें जो दृश्य के साथ साथ चली आती हैं, जैसे चिड़ियों का चहचहाना, या फिर गाड़ियों के गुजरने की आवाज, या फिर किसी कारखाने के मशीनों की आवाजें। टीवी के लिए खबर लिखते समय इन दोनों तरह की आवाजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। बाइट सिर्फ किसी का बयान भर नहीं होते जिन्हें खबर के बीच उनकी पुष्टि भर के लिए डाल दिया जाता है। वह दो वॉइस ओवर या दृश्यों के अंतराल भरने के लिए पुल का भी काम करता है। दूरदर्शन में प्राकृतिक आवाजों को नेट या नेट साउंड कहते हैं, जो शूट करते समय खुद ब खुद आ जाती हैं। जैसे दूरदर्शन टीवी के लिए खबरें लिखने के लिए बहुत सब्र की जरूरत होती है। ज्यादा बेहतर व प्रभावी लेखन वह होता है जिसमें दृश्य व ध्वनियां भी बोले। छोटे छोटे वाक्यों व सुगठित संपादन से दूरदर्शन के लिए खबर खिल कर आती है। तो ये दूरदर्शन के लिए खबर के संबंध में है। और नोट देखिए, दूरदर्शन के लिए पटकथा लेखन का सर्वोत्तम उदाहरण मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखित रजनी पटकथा है। देखिए, रजनी पटकथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि ये रजनी पटकथा KVS PGT के सिलेबस में था, तो इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है। और इस वीडियो की लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग चाहें तो उसको भी सुन लीजिए, तो ताकि आपको ये समझ में आए दूरदर्शन के लिए कोई पटकथा कैसे लिखी जाती है, और आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और देखिए, EMRS PGT के लिए भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, झारखंड PGT की भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग एक बार चैनल पर जाके पूरी प्लेलिस्ट एक बार सुन सकते हैं, देख सकते हैं। कोई सुझाव हो या प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार आए हैं, या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।